आपके साथ सबसे पहले बात दिल्ली में चुनावी राजनीति की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में अमोनिया मिलाने के आरोपों के बाद से ही बीजेपी अब हमलावर हो गई है। और बीजेपी की तरफ से दावा यह किया गया कि बीते 10 सालों में यमुना नदी की सफाई के लिए 8,000 करोड़ का बजट दिया गया, लेकिन उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। बीजेपी का दावा, यमुना नदी की सफाई के लिए 8,000 करोड़ की मदद। बीजेपी का आरोप, केंद्र सरकार की मदद के बावजूद साफ नहीं हुई यमुना नदी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने बीते 10 सालों में यमुना नदी की सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपए जारी किए। बावजूद इसके दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि यमुना नदी के दिल्ली में घुसते ही उसमें से ऑक्सीजन गायब हो जाती है। मां यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है पल्ला में, दिल्ली सरकार की डीपीसीसी की रिपोर्ट है, डिजोल्व ऑक्सीजन 9 से 12 होती है, फीकल कोलिफॉर्म 1200 होता है, विद इन लिमिट होता है। पर जब 8 जगह वो टेस्ट करके जाती है, जब असगरपुर में यमुना छोड़ी जाती है वापसी हरियाणा में, तो डिजोल्व ऑक्सीजन 0 होती है, फीकल कोलिफॉर्म 9 से 12 लाख होता है। बीजेपी के दावे के मुताबिक दिसंबर 2024 में संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात सामने आई थी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और नालों की सफाई के लिए पिछले 5 सालों में केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही दावा यह भी किया गया कि इससे पहले 5 सालों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 4,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के बजट देने के बावजूद यमुना पर काम नहीं किया, उल्टे हरियाणा सरकार पर यमुना को गंदा करने का आरोप लगा रही है। स्वच्छ यमुना के मुद्दे को अब धार्मिक आस्था से जोड़ दिया गया है, दिल्ली के संस्कृति से जोड़ दिया गया है, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, यह अपने अपने दावे कर रही है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर राजनीति और ज्यादा तेज होती जाएगी और आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तीखे होते जाएंगे। यही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से भी दावा किया कि 37 ट्रीटमेंट प्लांट में से 22 काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से यमुना नदी नाले में तब्दील हो गई। बीजेपी ने दूसरी कमी गिनाते हुए दावा किया कि दिल्ली में 1799 अवैध कॉलोनियों में से 747 में सीवर लाइन बिछी है। दावे के मुताबिक इन अवैध कॉलोनियों से बिना ट्रीट पानी सीधे यमुना नदी में मिल जाता है। डायरेक्टली 22 नाले जो इनको टैप करने चाहिए थे इन्होंने नहीं किए, उसकी गंदगी सीधी इन पे जा रही है। जो 1,699 अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें सीवर लाइन डालनी थी, आज भी 1,000 से ज्यादा लाइनों कॉलोनी में सीवर लाइन इन्होंने नहीं डाली है, वो नालों में जाती है और नाले सीधा यमुना में जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अभी भी यमुना को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। और ये तथ्य है कि हरियाणा से जो यमुना में पानी आ रहा था वो 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm अमोनिया तक भी उसके अंदर मिला है। तो वो कोई भी आदमी कह सकता है कि अगर आप उसको पियोगे तो आपके ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। दरअसल नमामि गंगे के तहत केंद्र सरकार उन सभी नदियों को साफ करने के लिए मदद करती है जो गंगा नदी में मिलती हैं। मकसद है गंगा में गंदगी न गिरे। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में 0 एरर। तैयारियों के लिए सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश भी जारी किया है। तैयारी कैसी इस बार है, आइए वो देखते हैं। संगम की रेती पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े अध्यात्म महापर्व महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होने जा रहा है।
महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने प्रशासन के साथ कई लेवल पर मीटिंग कर 0 एरर अमृत स्नान की तैयारियां कर ली है। मेला प्रबंधन के डीआईजी ने पहले सभी घाटों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चर्चा की तो सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पॉन्टून पुल पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त करें। साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाया जाए। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि बसंत पंचमी अमृत स्नान पर अचूक व्यवस्था हो, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर हो, सभी रास्तों पर पार्किंग का इंतजाम हो, संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। मेला प्रशासन पॉन्टून पुल दुरुस्त करे, संत और श्रद्धालु सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जहाँ समस्या हो वहाँ अधिकारी खुद पहुँचे, रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करे। सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर खुद कैंप करें, शोभा यात्रा के रूट में बाधा न हो। देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। इसलिए मेरा भगवान शिव से, माँ काली से, माँ गंगा मैया से प्रार्थना है कि यह हमारा जो 3 फरवरी बसंत पंचमी का जो स्नान है, राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, यह स्नान सकुशल संपन्न हो, भव्य हो, विशाल हो और स्वच्छ हो। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर
जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। बता दें कि महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से विवादों में घिरे किन्नर अखाड़े में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से ही इनकार कर दिया है। यहां तक कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ लीगल एक्शन लेने तक की बात कह दी है। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास गठन संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में है, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूँगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में, और यहाँ पे
आप इंटरव्यू ले सकते हैं। हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गादास, जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गादास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गादास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ, और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए? वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का, तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है? एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी?